मैंने जेपीएससी पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन मैं प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने इस बार की वैकेंसी में अप्लाई किया, मैंने प्रीलिम्स पार किया, मेंस किया, उसके बाद आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। मेरे घर में सभी को मालूम था कि मुझे शुरू से इसी में ही आने की इच्छा है, तो इसीलिए वो सपोर्ट मेरा कांस्टेंट रहा, कभी भी उसमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आया। सभी का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं रही है घर में। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके खुद की मेहनत के साथ-साथ घर वालों का भी एक अहम रोल रहता है। ये रिज़ल्ट मेरे लिए खुशी और गम दोनों था, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम मैं भी दिया था, साथ में दीदी भी दी थी। खुशी इस बात को हुई कि दीदी का हो गया और गम इस बात का कि मैं नहीं कर पाया। इस साल के जेपीएससी में लड़कियां का नंबर्स बहुत अच्छा रहा है, तो देख के बहुत खुशी हुई कि लड़कियां इतनी ज़्यादा नंबर में सिलेक्शन ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है ना, लेकिन स्मार्ट स्टडी करने के लिए भी हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो वो एक बेस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाल के दिनों में जेपीएससी 11th से 13th का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 342 स्टूडेंट्स ने सफलता हासिल की और इनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम आकांक्षा मिन्स है। गुमला ज़िले की रहने वाली हैं। इनका रैंक 247 है और इन्हें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। तो आकांक्षा, सबसे पहले बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, और आपको भी थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। अपना परिचय क्या देना चाहेंगे आप सबसे पहले? जैसे तो आप मेरा नाम जान रहे हैं, आकांक्षा मिंज, मैं गुमला ज़िले से हूँ। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं रांची से हुई है। 2021 में मैंने अपना पीजी ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। मैंने जेपीएससी पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन मैं प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने इस बार की वैकेंसी में अप्लाई किया, मैंने प्रीलिम्स पार किया, मेंस किया, उसके बाद आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मीडियम था आपका? हिंदी रहा था। हिंदी। और लैंग्वेज कौन सा? नागपुरी। नागपुरी लैंग्वेज से। खोटा और नागपुरी लैंग्वेज से खासकर हमने देखा कि इस बार जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सफल हुए हैं। क्या नागपुरी का मतलब क्या था इस ऐसा? नागपुरी, क्योंकि जैसे बहुत कोई बोलते हैं कि खोटा ले लो, तुम्हारा उसमें सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें स्कोरिंग अच्छा होता है। लेकिन मेरा मन नागपुरी ही में था, क्योंकि मेरे घर में नागपुरी बोला जाता है। आप भी नागपुरी में बात हाँ, करती बात हैं? करते हैं, तो इसीलिए मेरा मन नागपुरी में ही था और मुझे इसी में करना था, तो मैंने नागपुरी सेलेक्ट किया। आपने कौन से सब्जेक्ट से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए? मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया और पीजी भी मैंने उसी से किया था। मतलब आपको शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाना था मुझे या मन फिर? था, इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड ही ऑप्ट किया था, इसीलिए। क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए इस पूरे सफ़र के दौरान? आपने पहला अटेम्प्ट दिया था, आप असफल रहीं, उसके बाद फिर आपने यहाँ दूसरा अटेम्प्ट दिया, अब आपको 247th रैंक मिला है, बहुत अच्छा रैंक से आपने पास किया है। क्या स्ट्रगल रहा? मुझे शुरू से ही इस फील्ड में आना था, तो मैंने यूपीएससी पहले एक अटेम्प्ट दे चुकी हूँ मैं। उसके बाद जेपीएससी मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद जैसे झारखंड में भी आप जैसे देखते हैं कि जेपीएससी हर साल नहीं आता है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन था। लेकिन घर वालों का सपोर्ट रहा, तो इसीलिए मम्मी कहती थी कि मतलब गिव अप मत करो, लगातार करते रहो। जैसे मेंस के एग्ज़ाम में भी जैसे मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे होता है ना कि सुबह और शाम दोनों हाफ में एग्ज़ाम चलता है, तो थर्ड डे मुझे एकदम गिव अप करने का मन कर रहा था, क्योंकि 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही थी। तीसरे दिन आते-आते पूरा मैं टायर्ड हो चुकी थी, तो फिर मम्मी बोली कि तुम इतना डर क्यों रही हो? जब तुम पढ़ी हो तो पूरा अच्छा से एग्ज़ाम दो, आखिरी एग्ज़ाम है, तो दो। उसके बाद फिर मैं आज यहाँ पर हूँ, इंटरव्यू भी अच्छा गया मेरा। तो फिर वही खुद का मेहनत रहा और घर वालों का सपोर्ट रहा, दोस्तों का भी सपोर्ट रहा, तो इसीलिए आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। पेरेंट्स का मतलब आप खासा सपोर्ट मानती हैं अपने पूरे जर्नी के दौरान, जबकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि असफल हो रहा है मेरा बच्चा, तो कुछ और ऑप्ट कर ले वो। ऐसा कुछ नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरे घर में सभी को मालूम था कि मुझे शुरू से इसी में ही आने की इच्छा है, तो इसीलिए वो सपोर्ट मेरा कांस्टेंट रहा, कभी भी उसमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आया। और घर में भी मतलब फाइनेंशियली भी मुझे जैसे बुक खरीदना रहता था, कुछ भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेना होता था, तो थोड़ा मन में आता था कि मतलब इतना दिन हो गया है घर से लेने में, किसी को भी संकोच होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कोई फिर भी पॉकेट मनी नहीं है हाँ, अपना। पॉकेट मनी, लेकिन फिर भी घर वालों ने लगातार सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरह में हमेशा सपोर्ट किया है।
क्या करते हैं पिताजी? मेरे पिताजी अभी रिटायर हो चुके हैं। तो मतलब क्या काम करते थे? वे बैंक में थे, एसबीआई में थे। हम्म। तो अभी आज से 10 साल पहले ही वे रिटायर हो चुके थे, तो रिटायरमेंट का इतना लंबा जर्नी रहा, तो लगता है कि अब कुछ करना है, तो मन में था। तो आज पापा भी बहुत खुश है, मम्मी भी बहुत खुश है। मम्मी का बहुत अहम रोल रहा सपोर्ट करने में, और मेरे भैया भी है जो कि हमेशा एग्ज़ाम सेंटर्स लाना ले जाना, ये भी मेरे दोस्त है, भाई जैसे हैं। इनका भी बहुत सपोर्ट रहा किसी भी चीज़ में। जैसे मन मेरा ख़राब होता था कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो नहीं दीदी आप मतलब कर सकती हैं, आप इतना क्यों सोच रही है। तो दोस्तों का और परिवार वालों का बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो वही पिताजी ने भी मतलब अगर आप बता रहे हैं एसबीआई में थे तो पिताजी ने भी उस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले होंगे। हाँ, वो तो निकाल के ही मतलब तो आपका बैकग्राउंड रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला। हाँ, रहा है। पापा भी मतलब सभी का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं रही है घर में। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके खुद के मेहनत के साथ साथ घर वालों का भी एक अहम रोल रहता है, आप उस चीज़ को नकार नहीं सकते। तो मेरा यही मानना होगा कि बच्चों के साथ साथ जो फैमिली वाले हैं वो भी अगर सपोर्ट करें, अपने बच्चों को देखें कि वे क्या करना चाहते हैं। सिर्फ जेपीएससी का बात नहीं है, यूपीएससी में भी। और मैं ज़्यादातर चाहूँगी कि लड़कियों के माँ बाप उनको आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि इस साल के जेपीएससी में लड़कियाँ का नंबर्स बहुत अच्छा रहा है, तो देख के बहुत खुशी हुई कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा नंबर में सिलेक्शन ली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और खासकर इस बार आदिवासी समाज से लड़कियां बहुत आगे आई रही हैं। है। जैसे आप बबीता सिंह है एक जो पहाड़िया बिल्कुल, जनजाति, पहाड़िया तो जनजाति की है, बहुत वो अच्छा समाज लगता है की एक जब थी। आगे आती है लड़कियां, क्योंकि लड़कियों की जनसंख्या आगे आधा आधा है देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन रहा है वो आधा नहीं रहा है, बहुत ही कम रहा है। तो लड़कियों को आगे आना चाहिए, चाहे वो जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, लड़कियों को आगे आना चाहिए। सिविल सर्विसेज में कदम बढ़ाने का आपका सबसे ये कहेंगे कि आपको क्या मोटिवेट किया, क्या ऐसा रहा आपके अंदर कि आप मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है? मैं शुरू से ही मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो मुझे जानकारी रहती थी कि आईएएस जैसा कुछ होता है, बीडीओ सीओ जैसा कुछ होता है। तो 12 में मैंने अच्छा रैंक लाया, तो मतलब टॉप पोजीशन में ही थी मैं अपने कॉलेज में। तो मुझे पूछा गया कि क्या बनना है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस बारे में, लेकिन नाम पता था कि ये होता है ऐसा कुछ। तो उस समय से था मुझे करना है। फिर धीरे धीरे जब मैं आगे पढ़ाई करने लगी तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने लगी, तो और मुझे इच्छा हुआ कि मैं इसमें आगे जाऊँ। फिर मेरे जो चाचा है जो अब नहीं है, मतलब एक्सपायर कर गए, तो फिर वो भी बीपीएससी क्रैक किए हुए थे। तो वो घर से भी मोटिवेशन आता है, तो इसीलिए यही सब बैकग्राउंड स्टोरी था कि आगे इसमें जाना है। मतलब लोगों के लिए काम करने की इच्छा। हाँ, वो भी है। मुझे लड़कियों और ख़ास करके आदिवासी क्षेत्र में मुझे जाना मतलब मैं प्रेफ़र करूँगी। जैसे अभी कुछ देर पहले एक भैया पूछ रहे थे कि तुम कौन-सा प्रमंडल अपना प्रेफ़रेंस रखोगी? तो मैंने कहा कि दक्षिणी छोटा नागपुर में ही मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी मेजॉरिटी एरिया वही है, तो मैं यहीं पर ज़्यादा काम करना चाहूँगी। ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरा लेकिन नागपुरी आपका ये भी आ जाता है, तो दक्षिण मैं पूर्व नागपुर एरिया में हाँ, तो यहाँ नागपुरी। मैं करना चाहती हूँ। आकांक्षा के कज़न भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुकुल किंडो नाम हुआ इनका। कैसा लग रहा है आपकी कज़न सिस्टर जो है वो अच्छे रैंक से पास हुई हैं? जैसे कि रिजल्ट आया, ये रिजल्ट मेरे लिए खुशी और गम दोनों था, क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम मैं भी दिया था, साथ में दीदी भी दी थी। खुशी इस बात को हुई कि दीदी का हो गया, और गम इस बात का कि मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं हताश नहीं हुआ, और जैसे कि मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, लेकिन अब ये हो गया कि मैं हमेशा दीदी साथ में है, तो हर एक गाइड से लिखना कैसे, आंसर राइटिंग कैसे करना हो, जब भी मुझे डाउट लगता है आजकल मैं सीधा कॉल कर लेता हूँ, दीदी यही प्रॉब्लम है बता दीजिए। तो मैं जैसे लास्ट टाइम मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा था, तो इस बार मेरा सब चीज़ मतलब साथ है, तो इस बार मैं आगे नेक्स्ट टाइम में जिस प्रकार इस बार दीदी बन पाई उस प्रकार मैं भी नेक्स्ट टाइम में बन पाऊँगा। मतलब आपके लिए एक कंसिस्टेंट एक मोटिवेशन की तरह यहाँ पर रहेंगी आपकी बहन। यस। कहाँ आप चूक गए? आपको क्या लगा कि कहाँ आप चूक गए इस बार? जैसे कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, जैसे मैं 12 के बाद इंजीनियरिंग चल गया, तो जैसे मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फिर जैसे मेरा जेपीएससी का एग्ज़ाम आया तो मैं यहाँ आ गया, तो फिर मेरा आंसर राइटिंग में थोड़ा सा लाइक करने लग गया थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ जेपीएससी में होता है कि 7 वर्ड, कोई क्वेश्चन आता है तो लंबा लिखना पड़ता है। सब्जेक्टिव टाइप वाला।
तो मैं जैसे साइंस बैकग्राउंड में होता है कि कुछ समझ के लिखना पड़ता है, तो मैं रटने नहीं पा रहा था थोड़ा सा। तो होता है कि मैं कोई भी आंसर का अटेम्प्ट करा तो जैसे 7 वर्ड होता था तो मैं पूरा लिख नहीं पाता था, तो उससे मेरा कमी हुई, तो उससे मार्क्स थोड़ा कम आया, तो मैं नेक्स्ट स्टेज में जा नहीं पाया। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या कहाँ गलती हुआ है। यस मैम, अब तो मैं समझ में आ गया अब क्या करना है। जैसे कि दीदी बोले कि पढ़ाई तो सब कोई करते हैं, लेकिन क्या छोड़ना है, क्या लेना है, वो चीज़ इस बार मुझे पता चल गया। तो मैं अभी से मैं लग गया हूँ कि जैसे नेक्स्ट JPSC आएगा तो उसमें मैं क्वालिफाई कर पाऊँ। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। यस पहला अटेम्प्ट में आपने मतलब अच्छा किया फिर भी। यस मैम। ओके ओके। तो हमारे साथ आकांक्षा थी और उनके कज़न हैं जो जिन्होंने ये दोनों ही एस्पिरेंट्स हैं। ख़ास बात ये है कज़न्स में मतलब कि एक तरह से कंपटीशन का माहौल रहता होगा आप दोनों के बीच में बिल्कुल। तो ये है दोनों हमारे साथ थे। आकांक्षा ने इस बार एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, भले ही मुकुल ने इस बार क्वालिफ़ाई नहीं किया, लेकिन वो लगातार प्रयासरत हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि क्या अनलर्न करने की ज़रूरत होती है? लोग तो बताते हैं या फिर पूछते हैं ये सवाल अक्सर कि क्या-क्या करना चाहिए? हम ये जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ अनलर्न करने की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को? जैसे इसमें बोला जाता है कि स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है ना? लेकिन स्मार्ट स्टडी करने के लिए भी हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो वो एक बेस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और बेस बनाने के लिए NCERTs तो ज़रूरी ही है। तो मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा था, ठीक है? तो उसी में फिर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आगे आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद आती जाएँगी। और जैसे पूरा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। जैसे लोगों को पता होगा कि JPSC में जैसे 4 पोर्शन रहता है एक पेपर में, तो उसमें 2 ही पढ़ना है। तो आप ये मत करिए कि चारों को मतलब पूरा A to Z करने लगे हैं। आप 2 पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है? तो 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बाकी 2 को छोड़ देना। आप उसमें से भी कुछ तैयार रहिए कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें कर पाए, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस 2 टॉपिक पे करने का ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और क्या मतलब आपको क्या-क्या चीज़ें छोड़नी पड़ी थी अपने एग्ज़ाम्स के दौरान, अपने तैयारियों के दौरान? मैंने चीज़ों को छोड़ा नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा फ्रेंड सर्कल है मेरा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। और जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो हमेशा ही मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम इतना क्यों डर रही हो, तुम कर लोगी कर लोगी। तो ये एक फैक्टर रहा है। और हाँ, फ्रेंड सर्कल और फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहने का कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम गलत कर रही हो, ये तो कुछ करती, इसको तो कभी पढ़ते ही नहीं देखे। ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने बोला है, मुझे पता चला है कि बोला गया है कि ये तो पढ़ती भी नहीं थी, क्या कैसे हो गया। तो मुझे किसी को दिखा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब कि मुझे आपने खुद रैंक को हासिल कर लिया हाँ, और वही मेरा आंसर है कि मैं आज लोगों से आगे हूँ, बस यही कहना चाहूँगी। इसे बस नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, और जितने पॉजिटिव लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं उन्हीं के साथ में रहिए बस। अभी लोग मतलब फ़िल्म्स वग़ैरह देखते हैं, सैयारा मूवी आई और क्या-क्या ऐसे-ऐसे मूवीज़ आते हैं, लोग इसके पीछे भागने लगते हैं। खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखना, इन डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखना कितना ये रहता है, तकलीफ़देह होता है? तकलीफ़देह तो नहीं, मुझे मूवी देखने का बहुत शौक है। मुझे आप खुद देखती थी तैयारियों के देखती थी। दौरान? हाँ, मुझे जैसे इंटरव्यू में हॉबी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने हॉबी में यही बोला था कि मुझे मूवी देखना पसंद है। कैसे मूवीज़? तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा था कि मुझे कॉमेडी मूवी देखना पसंद है। तो उन्होंने पूछा था कि किस तरह की मूवी देखती हो, उनमें कैरेक्टर का नाम कैसा, सारी चीज़ें पूछा था कि इससे क्या मैसेज मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे नहीं भागना, अगर आप जो चीज़ एंजॉय करते हैं वो चीज़ करना ही चाहिए। उसको छोड़ के आप डिप्रेशन में जाके पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं। हमेशा लाइट मूड में रहिए, तो ही आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। मतलब हर एक चीज़ कुछ ना कुछ सिखाता है, मूवीज़ भी कुछ ना कुछ सिखाता है, उन बिल्कुल। सभी से सीखने की हाँ, कोशिश बिल्कुल। करें। हाँ, बिल्कुल। जैसे मुझे पूछा गया कि क्या आपने मूवी देखा था, तो मैंने कहा कि मैंने रिसेंटली लापता लेडीज़ देखी है। तो सारा सवाल उसी पे था कि मतलब उसमें लड़कियों को कैसा ट्रीट किया गया है, घूंघट प्रथा, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, सारी चीज़ें वहीं से मुझे इंटरव्यू में लगभग 10 मिनट उसी से सवाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें भी काम आती हैं। तो जो चीज़ें आप एन्जॉय करते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसे साथ लेकर चलना चाहिए। उनसे सीख भी लेनी चाहिए। क्या बोल उनसे सीख भी हाँ, लेनी सीख तो ज़रूर मिलनी चाहिए उससे। आप
सीख अब अपने आसपास के चीज़ों से ही सीख मिलती है, आप उससे भाग नहीं सकते। मूवी भी आपके एक लाइफ का पार्ट है, आप देखना पसंद है तो आप देखिए, आप मतलब पूरी तरीके से सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकते। अगर आपको एंजॉय करना है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन पढ़ाई के प्रति भी उतना ही सिंसियरिटी के साथ पढ़िए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ाई को भी मतलब छोड़ नहीं सकते, सारी चीज़ें बैलेंस करके चलिए। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, आपने जैसे बताया कि एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनके पेरेंट्स भी कई बार ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल तुम बिल्कुल फोकस्ड रहो, बैल की तरह एकदम लगा देते हैं उनके तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जबकि पब्लिक सर्विस में अगर आप जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो आपको पब्लिक से डील करना होता है, एक संयमता बरतनी होती है, एक इमोशनल वैल्यूज़ होने चाहिए आपके अंदर। लेकिन कई बार पढ़ते पढ़ते लगातार ऐसे तैयारियों में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मतलब वो पत्थर दिल होने लगते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं, अगर आप लोगों से उठेंगे बैठेंगे नहीं तो फिर वो समझ कहाँ से आ पाएगी। अगर आप बस एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो वो भी तो गलत है ना। आपको अगर पब्लिक डीलिंग करना है तो आपको पब्लिक से मतलब इंटरेक्शन करना ही चाहिए, मतलब पूरी तरह लोगों से कट के नहीं रहना चाहिए। उससे नेगेटिविटी आती है कि मतलब अगर आप इस सोच के साथ चलेंगे कि वो क्या कर रहा है मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, वैसे नहीं होगा। आपको अपने अंदर से मोटिवेशन लाना है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। आप अगर आप अपने को कंपेयर करने लगेंगे तो फिर वो नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा और फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितना आप चाह रहे हैं। खैर, आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। तो हमारी आकांक्षा के साथ बातचीत हुई, आपने पूरा इंटरव्यू देखा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इनसे कि आप जैसे इन्होंने बताया कि कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए, एंजॉय करके पढ़िए। इसी तरह से हम ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे इंटरव्यूज़ और आपके सामने लाते रहेंगे। स्टूडेंट्स अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनका भी आपको इंटरव्यूज़ वगैरह दिखाते रहेंगे। इसी के साथ फ़िलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।